नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकसभा चुनाव पर हमारा खास शो बैटल 2024 और मैं हूं आपके साथ परवीन शेख। लोकसभा चुनाव को लेकर देश में हलचल तेज है। तमाम पार्टियां अपनी अपनी जीत की जुगत लगा रही हैं। स्टार प्रचारक अलग अलग राज्यों में जनता को लुभाने में जुटे हैं। चौथे चरण में 13 मई को 10 राज्यों की 96 लोकसभा सीटों पर वोटिंग है। इस चरण में कई दिग्गजों की साख दांव पर है, जिनमें हैदराबाद से बीजेपी की माधवीलता, AIMIM के असुद्दीन ओवैसी, करीमनगर से बंदी संजय कुमार, लखीमपुर खीरी से अजय मिश्रा टैनी, कन्नौज से अखिलेश यादव, बेगूसराय से गिरिराज सिंह, उजियारपुर से नित्यानंद राय, मुंगेर से जेडीयू के ललन सिंह, आंध्र प्रदेश के कटप्पा से YS शर्मिला, झारखंड के खूंटी से अर्जुन मुंडा, पश्चिम बंगाल के आसनसोल से शत्रुघ्न सिन्हा, बहरामपुर से अधीर रंजन चौधरी और यूसुफ पठान का नाम शामिल है। तो क्या है 96 सीटों की सियासी कहानी, कैसे है चुनावी समीकरण, इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका। धन्यवाद। और स्टूडियो में मौजूद है कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव कुमार। सर, स्वागत है आपका। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, पहला सवाल तो यही है कि 96 सीटों पर बीजेपी के लिए यहाँ पर चुनौती है या फिर स्थितियां पूरी तरह से अनुकूल? देखिए, जैसा आपने बताया 96 कंस्टिट्यूएंसीज में चुनाव होने वाले, मतदान होने वाला है। अब पिछली बार की बात करें तो कुल मिलाकर के इसमें से 42 सीटों के ऊपर भारतीय जनता पार्टी, उसके अलायंस की सीटें आई थी। मतलब हाई स्टेक है भारतीय जनता पार्टी के लिए, और उसमें ज्यादातर सीटें भारतीय जनता पार्टी ने 50% से ज्यादा के मार्जिन से जीती। मतलब दे आर कॉन्फिडेंट, और संगठन के दृष्टि से अगर आप इसको देखें, मजबूत ग्राउंड पे बैठी हुई है कौन? भारतीय जनता पार्टी। कांग्रेस पार्टी को कितनी सीटें आई थी इन 96 सीटों में से? मात्र 6। और कांग्रेस पार्टी 2009 की अगर हम बात करें तो इस 96 सीटों में से कांग्रेस पार्टी ने जीत दर्ज की थी 50 सीटों के ऊपर। फोर्थ फेज इसलिए इंपॉर्टेंट है कि कांग्रेस पार्टी का गढ़ माना जाने वाला वो कंस्टिट्यूएंसीज जहां वो 2009 में 50 सीट जीत पाए थे, ये घट के 2019 में पहुंच चुका है 6 के आंकड़े पे। अब 2-3 सवाल, यहां अगर रिवाइव होना था तो किसको? कांग्रेस पार्टी को। भारतीय जनता पार्टी को हराना है तो उसके लिए जरूरी शर्त क्या है कि कांग्रेस पार्टी मजबूत हो जाती। अब कोई साइन दिख रहा है कांग्रेस पार्टी की मजबूती की? उन राज्यों में चुनाव हो रहे हैं जहां जहां ऑलरेडी कमजोर स्थिति में है जी। इस 96 सीटों में 22 सीटों के ऊपर जो है वो YSRCP, जो पिछली बार चुनाव जीत के वो एकदम बिल्कुल अव्वल पोजीशन पे थे, तो YSRCP एक तरीके से ये साइलेंट NDA पार्टनर है। भारतीय जनता पार्टी कोई भी बिल लेकर के आती है, कुछ भी होता है, वो साथ में खड़ी हो जाती है। तो अब आप ये देखिए कि बहुत आंकड़ेबाजी की जा रही है। 3 फेजेस जो अब तक के हुए हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी ऑलरेडी बहुत ही कंफर्टेबल पोजीशन पे आ गई है, और फोर्थ फेज आते आते ये जो कल जो वोटिंग होगी उसमें ये साफ हो जाएगा। आप इस बात को समझ लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी फोर्थ फेज में ही बहुमत के आंकड़े को छू लेगी। ये ग्राउंड से ये अनुमान लग रहा है। अब इसके पीछे की एकमात्र वजह वो ये है कि जो कांग्रेस पार्टी जब चुनाव जीता करती थी 2009 में, पिछली बार जब लास्ट बार जब वो सरकार उनकी बनी थी 2009 में, उस वक्त जो 50 सीटें आई वो रिवाइव करती हुई नजर नहीं आ रही है। वो घट के 6 हो गया है, और इस बार ये 6 भी बचा पाएंगे तो गनीमत। तो इसलिए फोर्थ फेज भारतीय जनता पार्टी के लिए एक ऐसा फेज है जिसमें वो बहुमत यानी 272 के नजदीक पहुंचने वाली है। राजीव जी, जो दिग्गज इस वक्त मैदान में है, क्योंकि हॉट सीट काफी सारी हैं, यहाँ पर जो नाम सबसे पहले आ रहा है वो असुद्दीन ओवैसी और माधवीलता के बीच, साथ ही साथ सपा के जो प्रमुख हैं अखिलेश यादव,
वो भी मैदान में, क्या सीट बचा पाएंगे? देखिए, ये जो दिग्गज की बात की जाती है उसमें कुछ लोगों के सामने तो चुनौतियां ही नहीं है। जैसे गिरिराज सिंह की बात है, बेगूसराय से गिरिराज सिंह पिछली बार जब इन सारे पार्टियों ने एक साथ मिलकर इनडायरेक्ट और डायरेक्ट तरीके से कन्हैया कुमार का समर्थन किया, कन्हैया कुमार जो अंतरराष्ट्रीय फेम के नेता बन गए थे उस समय, जेएनयू से निकलते हुए उन्होंने सारे सेलिब्रिटी, बॉलीवुड का सेलिब्रिटी, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, ऐसे वामपंथी नेता जितने हैं, लीडर्स का मतलब अलग अलग क्षेत्रों के लीडर, ये राजनेता की बात नहीं कर रहे, सारे लोग वहां कन्हैया कुमार के लिए चुनाव प्रचार करने गए और फिर भी वहां पर गिरिराज सिंह ने मतलब बेहतर मार्जिन से, 2 लाख से ज्यादा मार्जिन से जीत दर्ज की। अब इस बार तो कोई बड़ी चुनौती है ही नहीं। भारतीय जनता पार्टी के दूसरे कुछ क्षेत्रों में अगर बात करें तो बंदी संजय कुमार की बात करें, पिछले बार भी उन्होंने जीत दर्ज की थी, इस बार भी जीत दर्ज करेंगे। लेकिन आंध्र प्रदेश में वहां भारतीय जनता पार्टी और टीडीपी के बीच गठबंधन है, पवन कल्याण की पार्टी के साथ भी गठबंधन है। वहां पर चुनौती जगन मोहन रेड्डी को अपने पहले के परफॉर्मेंस बनाए रखने का है। खोने के लिए एनडीए के पास बहुत ज्यादा नहीं है, क्योंकि उनका परफॉर्मेंस पिछली बार जैसा रहा वो सेचुरेटेड हो चुका है, उससे ज्यादा वो नहीं जा सकते, घट सकते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के साथ एक फायदा है कि जिस तरीके से जगन मोहन रेड्डी लगातार इनडायरेक्टली एनडीए का हिस्सा रहे हैं, नवीन पटनायक की तरह, ये जितने बिल पार्लियामेंट के अंदर आते हैं उसमें वाईआरएससीपी और नवीन पटनायक की पार्टी बीजू जनता दल, इन दोनों का समर्थन भारतीय जनता पार्टी ये मानकर चलती है कि हमें मिलेगा और ये किसी गठबंधन का हिस्सा बनकर नहीं रहते। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती असदुद्दीन ओवैसी के लिए है। हैदराबाद में 40 सालों का वर्चस्व, ये छोटा मोटा समय नहीं होता है, लगभग 40 सालों का उनके पूरे परिवार का वो गढ़ माना जाता है। जब सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी ने पहली बार जीत दर्ज की थी, जो असदुद्दीन ओवैसी के पिता थे, उसके बाद से लगातार वो सीट ओवैसी के पास ही रही, उनके परिवार के पास ही रही। अब पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने जिस उम्मीदवार को खड़ा किया है, उनकी प्रतिष्ठा दांव पर नहीं है, प्रतिष्ठा दांव पर तो ओवैसी की है। माधवी लता आज तक चुनाव लड़ी ही नहीं, इसलिए वो बेखौफ है, इसलिए वो पूरी तरीके से ओवैसी से आर पार के लिए जुटी हुई हैं। उनको लगता है कि हम जो भी करेंगे वो हमारे करियर के लिए बेहतर होगा, हराएंगे या फिर अगर हार का मार्जिन, मेरे हार का मार्जिन कम होगा, वो भी हमारे करियर के लिए बेहतर हो सकता है। इसलिए वो इस बात पर जुटी हुई हैं। लेकिन जो सिचुएशन क्रिएट हुए हैं, जिस तरीके से माधवी लता ने आरोप लगाए हैं, ओवैसी के तरफ से आरोप लग रहे हैं, वो उन दोनों को देखा जाए और इस पूरे समीकरण को, जो चुनाव आयोग में फर्जी वोटर की लिस्ट सामने आई और उसमें 5,41,000 फर्जी वोटर वहां से हटाए गए, जिसमें से सिकंदराबाद लोकसभा क्षेत्र का भी है, हैदराबाद का भी है। लेकिन हैदराबाद में अगर 2.5 से 3 लाख वोटर जो फर्जी थे वो हटाए गए हैं, ओवैसी के लिए एक बड़ी टेंशन की बात है। और यह भी है कि पहले वहां पर वोट डाले जो गए हैं, वोटिंग परसेंटेज कम रहा है, 44%, 45%, उसमें भी इस बार इजाफा होने की उम्मीद बताई जा रही है, क्योंकि ये जो पहले निराशा होती थी भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों का कि यहां पर जीतना तो मुश्किल है, वो निराशा अब आशा उम्मीद में बदल गई है। क्योंकि एक प्रचार करने वाली महिला, जिसका मुस्लिम समुदाय में भी एक ठीक ठाक पकड़ है, मुस्लिम महिलाओं के लिए काम करती है, पासमानदा मुसलमानों में उनकी अच्छी खासी पकड़ है, मदरसों के लिए भी डोनेट करती है। ऐसा नहीं है कि वो हिंदुत्व की बात करती है तो मुसलमानों के बीच उसकी पहचान नहीं है। जो 50-100 बुर्का डाल के महिलाएं माधवी लता के साथ मीडिया के सामने आ सकती हैं कि हम इनके समर्थक हैं हैदराबाद के अंदर, इसका मतलब है कि अंडर करंट तो है। तो इसलिए ओवैसी बहुत परेशान है। इसमें सबसे ज्यादा मुश्किल जो इस चौथे चरण के चुनाव में है वो ओवैसी के लिए है, क्योंकि वो छोटे मोटे नेता नहीं है,
वो तो भविष्य में ये देखते हैं कि हिंदुस्तान में अगर भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के विरोध, ये दो राजनीतिक धाराएं रहेगी, तो विरोध में जो राजनीतिक पार्टियां हैं, क्षेत्रीय पार्टियां हैं, उन लोगों ने जिस तरीके से मुसलमान केंद्रित राजनीति की है, वो मुसलमान केंद्रित राजनीति सिर्फ AIMIM करे और क्षेत्रीय पार्टियां मुसलमानों को नहीं बल्कि हिंदुओं के वोट जातीय आधार पर बांटते रहे। तो ये ओवैसी के लिए बड़ा सेटबैक हो सकता है अगर उनकी हार होती है, जिसकी संभावना दिखाई पड़ रही है। तो ओवैसी की अग्नि परीक्षा। लेकिन डॉक्टर साहब, यहां पर 96 सीटों पर वोटिंग है। इन 96 सीटों में क्या बीजेपी 2019 वाला अपना प्रदर्शन दोहराएगी या ज्यादा बेहतर प्रदर्शन? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो प्रॉब्लम एरिया है, जिसको लेकर के असमंजस है, पहले इस बात को समझना जरूरी है। एक, यूपी में कोई दिक्कत नहीं है, हिमाचल में कोई दिक्कत नहीं है, JNK में कोई दिक्कत नहीं है, हरियाणा में कोई दिक्कत नहीं है, उत्तराखंड में कोई दिक्कत नहीं है, और गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, इन राज्यों में कोई दिक्कत भारतीय जनता पार्टी को नहीं है। और इसलिए एक वेव, एक अंडर करंट, खास करके महिलाओं के वोटर्स का, जो मोदी को फिर से प्रधानमंत्री बनाना चाह रहे हैं, ये एक अंडर करंट है जिसको लोग टेलीविजन चैनलों पे बहस करें। वोटर बड़ा साइलेंट है, वोटर बड़ा, अच्छा भाई, वोटर साइलेंट है तो आप यहां से कैसे कंक्लूड कर लेते हो कि बीजेपी की सीटें घटने वाली है, जब आप खुद कह रहे हो कि साइलेंट है। हम तो बाहर घूम रहे हैं, पूरे यूपी का चक्कर लगा लिया हमने, यहां तो विपक्ष में कोई नजर आ ही नहीं रहा है। सिर्फ रायबरेली में, वो भी एक सिंपैथी है कि चलो भाई गांधी परिवार है, इसलिए वहां भी राहुल गांधी के लिए टफ सिचुएशन बन रहा है। तो आप ये देखिए कि ये पूरा का पूरा इलेक्शन दरअसल ये वन साइडेड हो रहा है। ये मीडिया या जो एनालिस्ट हैं उनको ये बातें समझ में नहीं आ रही है कि गांव-गांव के अंदर जहां भारतीय जनता पार्टी पेनिट्रेट कर चुकी है, जहां गरीबों को वो अनाज और वो 2000 रुपये सीधे बैंक में जो ट्रांसफ़र होता है, वो कमाल कर रहा है प्रधानमंत्री मोदी के लिए और भारतीय जनता पार्टी के लिए। तो राजीव जी, जिस तरह से विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है और खासतौर से कांग्रेस की यहाँ पर बात करेंगे, कांग्रेस यहाँ पर चुनाव आयोग से सेटिस्फाइड नहीं है, तो यहाँ पर इस चौथे फेज में क्या कांग्रेस के लिए कुछ बचा है अभी? देखिए, चुनाव आयोग के सामने कांग्रेस बार बार सवाल उठाती है, लेकिन चुनाव आयोग आज से नहीं, पिछले 70 सालों से जो काम कर रहा है उसमें जो भी विपक्ष में बैठेगा वो सवाल खड़ा करता है। हां, ये अलग बात है कि सवाल का स्टैंडर्ड क्या होगा, किस आधार पर सवाल खड़ा करेंगे। ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी जब विपक्ष में थी तो चुनाव के समय वो सवाल नहीं खड़ा करते थी, सत्ता पक्ष के ऊपर सवाल नहीं उठाती थी या फिर चुनाव आयोग के ऊपर सवाल नहीं उठाती थी। लेकिन वो सवाल जो था, वो सवाल ऐसा नहीं होना चाहिए कि पूरी व्यवस्था चरमरा जाए, अराजकता की स्थिति पैदा हो जाए, संवैधानिक संस्थान को खत्म करने की बात कर लो। क्योंकि पहले तो TN सेशन से पहले की बात करें तो चुनाव आयोग और मुख्य चुनाव आयुक्त के बारे में कोई नहीं जानता था, लोगों को पता ही नहीं था चुनाव करवाता कौन है, मुख्य चुनाव आयुक्त का काम क्या है। बस यही दिखता था कि पोलिंग बूथ पर जो पोलिंग अधिकारी आ रहे हैं वही चुनाव करवा रहे हैं। लेकिन TN सेशन ने इस पूरी व्यवस्था को बदल दी, इतना टाइट कर दिया कि राज्य से लेकर केंद्र तक की सरकारें ये सोचने पर मजबूर हो गई कि चुनाव के समय हमारा अधिकार सीमित है। अधिकारियों का ट्रांसफर, पोस्टिंग, जहां कहां पैरामिलिट्री फोर्सेस चाहिए, बूथ मैनेजमेंट, ये सारी जिम्मेदारी का उन्होंने दिखाया करके, और फिर मुख्य चुनाव आयुक्त के बारे में लोग जानने लगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस होने लगा। अब कांग्रेस जो कर रही है वो कांग्रेस सवाल नहीं खड़ा कर रही है, बल्कि कांग्रेस एक आधार तैयार कर रही है कि हार का ठीकरा किसके ऊपर फोड़ा जाए। यह एक अलग विषय होता है कि कांग्रेस अगर यह सही तरीके से पूछे कि देखो भाई, इन चरणों के चुनाव में इन जगहों पर बूथ पे डिस्टरबेंस हुआ है, आगे के समय में आप बूथ मैनेजमेंट को ठीक करें, पैरामिलिट्री फोर्सेस की संख्या बढ़ाएं, या फिर कुछ 10, 20, 50 जगह पर अगर बूथ पर कोई गड़बड़ियां हुई है तो रीपोलिंग की मांग करें। अपने अपने पोलिंग एजेंट
जो इनके होते हैं पार्टी के, उन लोगों से फीडबैक लें और शिकायत करें। आप तो एक ओवरऑल ऐसे सवाल उठाते हो कि चुनाव आयोग नहीं, सरकार का कोई एजेंट है। यही चुनाव आयोग आपके समय में भी काम करता रहा है और कई चुनाव आयुक्त जो हुए, मुक्त चुनाव आयुक्त भी हुए, उसे कांग्रेस ने आगे राज्यसभा में भेजा है। तो क्या आपके ऊपर यह सवाल उठना चाहिए कि भाई आपने तो पहले सेटिंग कर रखी थी, उसी को राज्यसभा में भेज दिए, उसी को मंत्री बनाने की सोच रहे हैं? तो ये जो सवाल है ये कांग्रेस की बौखलाहट का नतीजा है, क्योंकि अगर 96 सीटों की बात करें, कांग्रेस के पास क्या है, कितनी सीटें हैं, कौन से स्टेट बचते हैं कांग्रेस के पास? सबसे बड़ी समस्या तो यही है कि कांग्रेस पिछले 10 चुनावों का आंकड़ा भी देख लें तो बेसिकली 2004 के बाद और 2004 के पहले ये काफी अंतर महसूस किया जाएगा। उससे पहले 1996 के बाद से कांग्रेस धीरे धीरे क्षेत्रीय पार्टियों पर निर्भर होने लगी। यूपीए 1 यूपीए 2 की सरकार बनी, लेकिन वहां कांग्रेस के आंकड़े कम हुए। उसके बाद तो स्थिति यह हो गई हर स्टेट में कांग्रेस पूरी तरीके से सरेंडर कर ले। 80 सीटें उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में, जहां तुम्हारे पूरे परिवार का, यानी नेहरू गांधी परिवार की बात करते हैं, उस परिवार का गढ़ रहा है, जहां से जवाहरलाल नेहरू पैदा हुए, यानी कि इलाहाबाद से, प्रयागराज से। उसके बाद आपकी दादी, आपके दादा फिरोज गांधी जो है वो यही रायबरेली को चुना था, उन्होंने वहां से जीत दर्ज की थी। फिर इंदिरा गांधी जीती। रायबरेली अमेठी की सिर्फ बात नहीं है, पूरे उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स की बात है। वहां क्या करते हो आप? वहां 80 में से 17 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हो, तो आपने सरेंडर करना शुरू कर दिया। सीटों की संख्या तो कम होगी, इसलिए पीएम मोदी ने कहा कि जितना ये राहुल गांधी की उम्र है उससे कम सीटें आएगी। पिछली बार तो 52-53 सीटें आ गई, उम्र बढ़ रही है, सीटों की संख्या कम हो जाएगी। इस बार तो 30-35 के करीब अगर कांग्रेस को आ जाए तो बहुत बड़ी बात हो सकती है। चलिए, और इस सटीक विश्लेषण के लिए, तमाम जानकारी के लिए डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। राजीव जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो 13 मई तक कुल 379 सीटों पर मतदान पूरा हो जाएगा। इसी के साथ बहुमत का दरवाजा भी खुल जाएगा और ये तय होगा कि किसे एंट्री मिलेगी। शायद यही वजह है कि चौथा चरण दोनों प्रमुख गठबंधनों एनडीए और इंडिया अलायंस के लिए आसान नहीं है। 2019 के चुनाव में भी बीजेपी चौथे चरण में 42 सीटें अपने नाम की थी और वहीं 2024 के 3 चरणों में ही बीजेपी 200 सीटें जीतने का दावा कर रही है, जबकि विपक्ष 543 में से एनडीए को 200 सीटें भी नहीं दे रहा है। अब ये तभी पता चलेगा जब एनडीए को कितनी सीटें मिली हैं, जब ईवीएम का ताला 4 जून को खुलेगा। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार।